सो कंटिन्यूइंग रेस्पिरेशन, हम लोगों ने अब तक बात की है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होती है, कितने स्टेप्स में होती है। फिर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के दौरान एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में रिलीज होने वाली एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, एटीपी सिंथेसिस में यूज होती है, सारा एक्सप्लेन हो गया। फिर हमने बात की कि इस दुनिया में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन टेकअप और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन का काम डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं, जिसमें गैसियस एक्सचेंज सिंपली कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है। दैट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। उसमें प्लांट्स ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट सारा कुछ। ये जो गैसियस एक्सचेंज है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मैंने बता दिया था, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला एनवायरमेंटल कंडीशंस पर, दूसरा नीड ऑफ द प्लांट्स पर। अब नीड ऑफ द प्लांट्स की अगर बात करें तो ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट, वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। कोशिश करो हर एक चीज को अपने नोट्स में डालते रहो, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और बुक को खोलने की। क्लियर? अब आगे हम चलते हैं। अब दुनिया में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी एक जगह पे तो रहते नहीं हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो उन्होंने अपने आप को ऑक्सीजन अपटेक और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन के लिए किस प्रकार से इवॉल्व किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू डिफरेंट एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड? कैसे करते हैं? उसका आंसर है कि एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर जिस जगह पर वो रहते हैं, जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को डेवलप किया हुआ है, इवॉल्व किया है ऑक्सीजन अपटेक के लिए फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से गेटिंग रिड ऑफ पीछा छुड़ाने के लिए, एलिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पर रहते हैं, लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? दे कैन ब्रीथ ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटीएम डॉट एटमॉस्फेयर। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहां से लेते होंगे? दे हैव टू टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब बात यह है कि एनवायरनमेंट में when terrestrial organisms are in direct contact with the atmosphere, they can easily take up oxygen from the atmosphere because concentration of oxygen is more in the atmosphere. But on the other hand, the amount of oxygen dissolved in water is very less, due to which the aquatic organisms have to take up oxygen dissolved in water frequently. बार बार उनको सांस लेनी पड़ती है। क्यों? The water has fairly less concentration of oxygen dissolved in it, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। इस कारण एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को बार बार सांस लेना पड़ता है ताकि वो अपनी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग मोर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स? तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, since the amount of oxygen dissolved in water is fairly low as compared to the amount of oxygen present in the atmosphere. Due to this reason, aquatic organisms have higher breathing rate as compared to the organisms which are living on land. देखिए, अगर मैंने क्वेश्चन बोल दिया है, साथ में आंसर भी बोल दिया है, वीडियो को अगर ध्यान से धीरे धीरे सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको लिखवा दिया है। मैं दोबारा बोलने लगा हूं, इसका आंसर क्या लिखेंगे? सिंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज फेयरली लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस रीजन aquatic organisms have higher breathing rate than terrestrial organisms. आंसर क्लियर हो गया? वीडियो को टाइम टू टाइम पॉज करके इसका आंसर लिख लेना है। क्लियर होगी बात? फॉर एग्जाम्पल उसी क्वेश्चन में हम लोग ऐड करेंगे व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, आंसर लिखने के बाद जो मैंने आपको बोला है। फॉर एग्जाम्पल अब फिश है, अब हमें पता है फिश एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होने के नाते फिश को क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है उसको पहले सेपरेट करेगी,
उसकी बॉडी के अंदर खास तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिसका नाम है गिल्स। तो फिश क्या करती है, मुंह में पानी भरेगी, पानी को गिल्स पर ले जाएगी, गिल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिजोल्व है उसको सेपरेट करेंगे, एंड देन दैट ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू द ब्लड। सो फॉर एग्जांपल फिश इज टेकन वाटर थ्रू देयर माउथ्स एंड फोर्स इट टू पास द गिल्स, और उसको गिल्स पर ले जाएगी, वेयर द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, जहां से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी। क्यों? गिल्स वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को सेपरेट करने का काम करेंगे। अब जितना भी ये रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म, गैसियस एक्सचेंज का मतलब बार बार मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स इस गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the characteristics of the organs of terrestrial organisms which take up oxygen from the atmosphere? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए उनके ऑर्गन्स में ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके। पहला, all these organs have a structure that increase the surface area which is in contact with oxygen rich atmosphere। देखो, एक तो ये ऑर्गन्स ऐसे होने चाहिए जिनका सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा हो ताकि ये बाहर से ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा टेकअप करके बॉडी के अंदर ले जाए। तो नंबर वन, ऑल दीज ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया व्हिच इज इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। नंबर टू, द सर्फेसिस अक्रॉस विच, अब जिन सर्फेसिस में हमारी बॉडी के अंदर, जिन सर्फेसिस में, जैसे हमने एयर अंदर ली, एयर अंदर ले गए तो लंग्स में गई, लंग्स में जिस सरफेस पर, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कहां जाके लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, बट ये जानना जरूरी है कि बॉडी के अंदर जिस सरफेस पर भी गैसियस एक्सचेंज होगा वो सरफेसेस में भी दो चीजें होनी चाहिए, एक वो वेरी फाइन होनी चाहिए, दूसरा वो वेरी डेलिकेट होनी चाहिए। सो दे शुड बी वेरी फाइन एंड डेलिकेट। तीसरा, दो सरफेसेस शुड बी वेरी रिच इन ब्लड सप्लाई। नंबर 3 लिख लें, दो सरफेसेस should be richly supplied with blood। तो 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2, तीसरा मैं लिखवा रहा हूं, all those surfaces should have rich supply of blood। क्यों? क्योंकि गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म करना किसने है? ब्लड ने करना है। क्लियर है? सरफेसेस के अक्रॉस जो गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म होनी है वो ब्लड के थ्रू होनी है। तो those surfaces across which gaseous exchange will take place should be richly supplied with blood। तो 3 फीचर्स हो गए, यहां तक नोट करो पहले सारा। नाउ रेस्पिरेटरी पैसेज। अब हम लोगों ने ये बात की है कि जितनी भी सरफेसेस बॉडी के अंदर हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, वो डेलिकेट है, वो फाइन है, थिन वॉल्ड हैं, रिचली सप्लाइड विद ब्लड हैं। तो ऐसी थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन्स बॉडी की सरफेस पर नहीं हो सकती, बिकॉज दे विल बी अटैक्ड बाय सम एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स। इट मींस जितनी भी सरफेसेस होंगी जिनके अक्रॉस रेस्पिरेटरी गैसियस मैकेनिज्म होगा, आप खुद एक बात सोचो कि ऐसी सरफेसेस जो हाईली डेलिकेट हैं, हाईली थिन वॉल्ड हैं, वो बॉडी की आउटर सरफेस होगी कि दे शुड बी लाइंग डीप इनसाइड द बॉडी। नेचुरली दे विल बी लाइंग डीप इनसाइड द बॉडी। क्यों? अगर आउटर सरफेस पर होंगी तो वो खराब हो जाएंगी, थिन एंड डेलिकेट है। तो रेस्पिरेटरी पैसेज की बात करें तो द सरफेस अक्रॉस विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस लाइज डीप इनसाइड द बॉडी। सो अगर ये lying deep inside the body है, then there should be some passages through which the air will go to those surfaces। सीधी सी बात होगी ना। अब अगर रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म में जो सरफेसेस पार्ट लेंगी, अगर वो बॉडी के अंदर डीप इनसाइड है, तो वहां तक एयर के लेके जाने का कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। उस रास्ते को ही हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी पैसेज। क्लियर है? So there should be definite respiratory passages जो
ऑक्सीजन को वहां तक लेके जाने का काम करेंगे। ऑल्सो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, एक प्रॉपर रूल होगा फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया, कि एयर अंदर कैसे लेके जानी है और बाहर कैसे निकालनी है, वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि आपने एयर को ब्रीद इन किया, ब्रीद इन करके वो रेस्पिरेटरी पैसेज में से पास होती हुई आपके लंग्स तक पहुंची, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म हुआ, उस गैसियस एक्सचेंज मैकेनिज्म के कारण ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसी रेस्पिरेटरी पैसेज से बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है, सबसे पहले यह इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पैसेज है जो एयर को आउटर एटमॉस्फेयर से लंग्स तक लेके जाने का काम करेगा। अब उस रेस्पिरेटरी पैसेज का हम लोग एक ट्री ड्रॉ करते हैं। उस ट्री में जैसे जैसे एयर बॉडी के अंदर जिस जिस रास्ते से जाएगी, मैं साथ साथ उसके फंक्शंस बताता जाऊंगा। तो रेस्पिरेटरी ट्री है क्या? रेस्पिरेटरी ट्री, अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्री या रेस्पिरेटरी पैसेज का है वो है नॉस्ट्रिल्स। through which the air is taken in, एक बार, then fine hair present in nostrils help in the filtration of air. एयर की फिल्ट्रेशन में वो हेल्प करेंगे। फिर दिस पैसेज is also lined with mucus, एक secretion, lined with, this passage is also lined with mucus which also helps in filtration of air, ये भी एयर की फिल्ट्रेशन में ही हेल्प करेंगे, and also helps in trapping any foreign particle, any foreign particle। अगर हमारे द्वारा जो एयर अंदर लेके जाए जा रही है, अगर उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल है, कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये म्यूकस उसको ट्रैप कर लेगा। क्लियर? देन द एयर गेट्स पास्ड इनटू द थ्रोट, थ्रोट, विंड पाइप, विंड पाइप और ट्रेकिया। अब एयर पास होगी ट्रेकिया में, ठीक है? ये हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, हमने सांस लिया, सांस लेके हमारे जो फाइन एयर है उस एयर को फिल्टर करने का काम करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये सारा म्यूकस लाइंड एरिया होता है नेजल कैविटी का, यहाँ की म्यूकस क्या करेगी, ये भी फिल्ट्रेशन में ही हेल्प कर रही है। साथ में अगर कोई बाई चांस फाइन हेयर के द्वारा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाई है तो यहाँ की म्यूकस उस पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को या फॉरेन बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेगी। उसके बाद एयर पास होगी हमारे थ्रोट में, ये थ्रोट एरिया है, ये ट्रेकिया हमारा, ये क्लियर? हमारा जो थ्रोट, विंड पाइप या ट्रेकिया, ट्रेकिया इज कॉल्ड एज विंड पाइप। नाउ जो ट्रेकिया है, ठीक है, ये आप लोगों ने कॉपी पर इसको कॉन्टिन्यूसली लिखना है। मैंने तो बोर्ड पर ये मिटा के लिखना है, पर आपने कॉन्टिन्यूसली लिखना है। ट्रेकिया,
ट्रेकिया के अंदर हमारा ये जो ट्रेकिया और विंड पाइप है, इसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। इनसाइड ट्रेकिया आर प्रेजेंट सेमी सर्कुलर rings of cartilages, rings of cartilages, which prevent the trachea from collapse, जो ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देगा। अब अल्टीमेटली ये जो ट्रेकिया है हमारा, इस लेवल पर जाकर दो ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाएगा। ट्रेकिया देन स्प्लिट्स इनटू राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। प्रिंसिपल, स्कूल वाले प्रिंसिपल वाले स्टाइल, प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब ये जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है, ये एंटर कर जाएगा राइट लंग में, और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस एंटर कर जाएगा लेफ्ट लंग में। मतलब क्या हुआ कि एयर जो आप लोगों ने ब्रीद इन की थी, नॉस्ट्रिल से होती हुई नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से होती हुई ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया से होती हुई अब वो एंटर कर गई है राइट और लेफ्ट लंग में। किसके थ्रू? राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के थ्रू। अब राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, चाहे वो राइट लंग का है चाहे वो लेफ्ट का है, तो अब मैं उसको प्रिंसिपल ब्रोंकाई लिख देता हूं। लंग्स में एंटर करने के बाद ये जो ब्रोंकाई हैं, ये डिवाइड करते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में। मतलब ये पाइप्स हैं जो और पतली होती जाएंगी। प्राइमरी ब्रोंकियोल्स डिवाइड होंगे सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में। धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिवाइड होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी वॉल थिन से थिन होती जाएगी, पतले से पतले। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? द सर्फेसिस अक्रॉस विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस शुड बी थिन एंड डेलिकेट। तो अभी थिन एंड डेलिकेट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो गई। अल्टीमेटली they divide and redivide and they form alveoli. अल्टीमेटली हमारे लंग्स के अंदर जो सबसे थिन स्ट्रक्चर बनता है, अक्रॉस विच गैसियस एक्सचेंज विल गोइंग टू टेक प्लेस, वो क्या है? एल्वियोलाई। इसका मतलब यहां तक सिर्फ एयर अंदर तक ले जाने का ही काम हो रहा है, पर जैसे ही एयर एल्वियोलाई में पहुंचेगी, अब एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। मैं बताता हूं, जस्ट हम लोग इमेजिन करेंगे एल्वियोलाई क्या है। एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। तो पहली बात तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये याद रखनी है, द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस अक्रॉस विच सरफेस, हम कहेंगे एल्वियोलाई। अब गैसियस एक्सचेंज होने का टाइम आ गया, ऑक्सीजन देने का और कार्बन डाइऑक्साइड उठाने का टाइम आ गया है। यहां तक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, थ्रोट, ट्रेकिया जिसमें आ गया सारा, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सिर्फ उन्होंने ऑक्सीजन को वहां तक ले जाने का काम किया है। पर एक्सचेंज का काम कौन करेगा? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के बारे में क्या कहा जाता है? दीज आर फाइन balloon like structures
which are highly thin walled, delicate, and richly supplied with blood. Across which gaseous exchange will take place. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है. What is the role of alveoli? तो alveoli are the balloon-like structures which are highly thin-walled, delicate, and richly supplied with blood, across which gaseous exchange will take place. These increase the surface area. Surface area for gaseous exchange. क्लियर होगी बात? तो अब गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, अब उसके बारे में डिटेल में करेंगे. क्लियर? आज का काम सारा नोट करें.